हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। यही कारण है कि इसे हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, कारण हड़प्पा के बाद सिंधु नदी के विभिन्न क्षेत्रों में कई पुरा स्थल प्राप्त हुए थे। यही कारण है कि इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मानव की उत्पत्ति तक विभिन्न वीडियो के अंतर्गत बतला चुका हूं। उनमें मैंने आपको यह भी बतला चुका हूं कि किस प्रकार मनुष्य वानर से विकसित होकर मानव का रूप धारण किया और धीरे धीरे संस्कृति निर्माण की ओर बढ़ा। भारत में मनुष्य ने सर्वप्रथम पाषाण संस्कृति का निर्माण किया, अर्थात जब वे अपने जीविका के साधन के रूप में पत्थर के यंत्रों का सहारा लेने लगे तो उस संस्कृति का नाम पाषाण संस्कृति पड़ा। पाषाण संस्कृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि तांबे के भी औजार मिलना शुरू हो जाता है और लगभग 5000 ईस्वी पूर्व तक आते आते इसका नाम बदलकर ताम्र पाषाण संस्कृति रखा गया। लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य टीन धातु से भी परिचित हो चला था और तांबे में टीन को मिलाकर कांसा निर्माण करने की कला से भी वह अवगत हो चुका था। स्वाभाविक है कि तांबे के तुलना में कांसे से निर्मित औजार अत्यधिक कठोर होते थे और इनके द्वारा कृषि या अन्य उत्पादन कार्यों को किया जाना अधिक आसान हो गया था। कांस्य युग की शुरुआत भारत में मूलतः 3000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है और जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार और उनके साथ कांसे के भी औजार मिलने लगे तो उस काल का नाम बदलकर कांस्य युग रखा गया। इसी कांस्य युग का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ कांसे के औजार भी इसी काल में मिलते हैं और यही कारण है कि इस काल का नाम कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन काल भी रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता थी और भारत की भी पहली सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसन ने 1836 ईस्वी में दी थी और 1875 में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुहर आदि की खोज कनिंघम ने किया था और उनके लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित भी हुए थे। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई की गई और 1922 में मोहनजोदड़ो को भी ढूंढ निकाला गया। इसी क्रम में अन्य स्थलों की खोज की गई और अब तक लगभग 1400 स्थल ढूंढ निकाले गए हैं। हड़प्पा सभ्यता अत्यंत
सभ्यता थी और लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव था। यह सभ्यता पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर सिंध, पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू तक फैला हुआ था। लेकिन यहां यह प्रश्न उठता है कि इतनी विस्तृत और विशाल सभ्यता होने के बावजूद आखिर इसके निर्माता कौन थे। दोस्तों, जब इस सभ्यता के हड़प्पा पूरा स्थल की खुदाई की गई और उससे भौतिक सामग्रियां प्राप्त किए गए, तो उसकी तिथि निर्धारण को लेकर सर्वप्रथम समस्या उठ खड़ी हुई। काल निर्धारण के क्षेत्र में सर जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर आदि जैसे कई पुराविदों ने इसे निर्धारित करने का प्रयास किया है और आमतौर पर सभी ने 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल निर्धारित किए हैं। लेकिन उन सभी काल निर्धारण में काफी अंतर विरोध थे और आगे चलकर जब रेडियो डेटिंग विधि का विकास हुआ तो उसके द्वारा जो काल निर्धारण किया गया वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है और इसी को हड़प्पा सभ्यता का प्रामाणिक तिथि माना जाता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि काल हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक प्राक हड़प्पीय अर्थात हड़प्पा के पूर्ण विकसित अवस्था के पहले का चरण, दूसरा हड़प्पा कालीन अर्थात हड़प्पा के विकसित अवस्था और तीसरा उत्तर हड़प्पा कालीन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के विकसित अवस्था के बाद के चरण। मैं जो यहाँ बतलाने जा रहा हूँ वह हड़प्पा के विकसित अवस्था के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ अर्थात 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अपनी पूर्ण यौवनावस्था में रही, पूर्ण विकसित अवस्था में थी और इसके संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन रेडियो डेटिंग विधि के द्वारा इस सभ्यता का काल निर्धारण तो करने में पुराविदों को सफलता मिली, लेकिन आज तक यह विवाद का विषय बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी कालीन सभ्यता के आखिर निर्माता कौन थे, इस सभ्यता का उदय कैसे हुआ और यह सभ्यता आखिर नगरीय सभ्यता में कैसे परिवर्तित हो गई। इस संबंध में कोई सर्वमान्य सिद्धांत या बात उभरकर अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी कुछ पुरातत्वविदों एवं विद्वानों ने इस सभ्यता के उद्भव या निर्माता के संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों की समीक्षा करने के उपरांत ही हम यह जान पाएंगे कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता कौन थे या इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों, विचारों या मान्यताओं की हम एक एक कर समीक्षा करेंगे। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी सुमेरियन सभ्यता से प्रभावित थे। सुमेर मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इन विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का ही एक उपनिवेश था।
अर्थात हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के रूप में ये विद्वान सुमेरियन को मानते हैं, लेकिन और अपने तर्क के समर्थन में वे कुछ बातों को भी रखते हैं। जैसे पहला, वे नगर का उदाहरण देते हैं, अर्थात इनका कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों ही नगरीय सभ्यता थी और इस आधार पर दोनों सभ्यताओं में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, हम देखते हैं कि भवन निर्माण योजना आदि की भी चर्चा करते हैं। इनका कहना है कि दोनों सभ्यताओं के अंतर्गत कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, सड़कों की विस्तृत जाल है, नालियों की का उत्तम प्रबंध है और इस प्रकार दोनों सभ्यताओं के बीच नगरीकरण समान रूप से देखने को मिलती है और इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का ही उपनिवेश था। तीसरी बात वे जो कहते हैं वह है कि हड़प्पा सभ्यता में और सुमेरियन सभ्यता दोनों सभ्यताओं में के लोग चाक पर बने मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करते थे। चौथी बात जो वे कहते हैं वह यह है कि दोनों सभ्यताओं में लिपि का ज्ञान प्रचलित था। इसी प्रकार के अन्य कई तर्क वे अपने समर्थन में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने जो अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं वह तर्क संगत प्रतीत नहीं होते हैं। कारण दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी, लेकिन भारत की हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की तुलना में अत्यधिक विकसित और यहाँ की नगर योजना अत्यधिक उन्नत था। दूसरी बात, यहाँ की लिपि में कुल 400 वर्ण मिलते हैं, जबकि सुमेरियन लिपि में कुल 900 अक्षर हैं। इसी प्रकार जब हम चाक पर बनाए गए मृद भांडों का भी अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट पता चलता है कि उनमें भी असमानताएं हैं। जैसे पीपल की पत्ती, ज्यामितीय आकृति, हिरन आदि कई चीजों को जिस रूप में हड़प्पा सभ्यता के मृद भांडों पर चित्रित किए जाने में प्रयोग किया गया था, वैसी समानता या वैसे चिन्ह सुमेरियन सभ्यता में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर आदि जैसे विद्वान जो हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति या निर्माता के रूप में मेसोपोटामिया के सुमेरिया को मानते हैं, वह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। दूसरा मत यह है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे, अर्थात वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वही हड़प्पा सभ्यता का भी निर्माण किए थे। और इस मत के प्रमुख समर्थक में प्रोफेसर रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुलास्कर, एस आर राव आदि प्रमुख विद्वान हैं। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसी और नहीं बल्कि वैदिक आर्यों ने ही किया था। वैदिक काल के पूर्व में जो आर्य आए थे और जिन्हें हम प्राक आर्य कहते हैं, उन लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। ये लोग हड़प्पा सभ्यता
के निर्माता वैदिक थे के संबंध में कई तर्क प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में प्राप्त भौतिक अवशेषों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि दोनों सभ्यताओं में किसी प्रकार की समानता न के बराबर थी। उदाहरण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका व्यवसाय मुख्य रूप से वाणिज्य व्यापार था और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वैदिक कालीन संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी और कृषि तथा पशुपालन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत नगर योजना का नामो निशान तक नहीं था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, गनवारीवाला जैसे कई विकसित शहर के प्रमाण मिले हैं और इसके अधिकांश स्थलों में नगर निर्माण योजना के स्पष्ट साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पूजक, योनि पूजक, शिव पूजक और मातृ पूजक थे तथा इनके धर्म में वृषभ की प्रधानता थी। वहीं वैदिक आर्य लोग हम देखते हैं कि इंद्र, अग्नि आदि की पूजा करते थे अर्थात प्रकृतिवादी थे और यज्ञ विधि विधानों को वे महत्व देते थे। इनके धर्म में गाय की महत्ता थी और मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा जैसे कर्म कांडों के विरोधी थे। जहां तक मकान आदि के निर्माण का सवाल है तो हड़प्पा वासी पक्के ईंटे, कच्चे ईंटे का प्रयोग करते थे, जबकि वैदिक काल के लोग का निवास मिट्टी, सरकंडे और घास फूस के बने मकान ही होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई प्रकार की असमानताएं हमें देखने को मिलती है। दूसरी ओर हम जब शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति तक लोग लिपि से के ज्ञान से परिचित नहीं थे और शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, लेकिन हड़प्पा काल में उनकी अपनी एक विकसित लिपि थी और वे पूर्ण रूप से शिक्षित थे। तो इन आधारों पर इनके जो सिद्धांत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे, उसको भी स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के रूप में तीसरा मत यह है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इस मत के प्रतिपादन में मुख्य योगदान सुनीति कुमार चटर्जी का है और
उन्होंने मुख्य रूप से दो तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसका मुख्य आधार दो है। पहला, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से खुदाई में मिले मानव नरकंकाल और उनकी अस्थि पंजर के आधार पर इनका मानना है कि द्रविड़ लोगों से काफी समानता है और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग ही थे। यहाँ ध्यान दिए जाने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो मानव कंकाल मिले हैं, उनमें मुख्यतः 4 प्रजातियों का योगदान है। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलॉइड। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग और द्रविड़ प्रजाति में कुछ समानता दिखलाई पड़ती है और इस आधार पर सुनीति कुमार चटर्जी या इनके समर्थकों का मानना है कि द्रविड़ प्रजाति ही और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। दूसरी बात, बलूचिस्तान की बराहुई भाषा जो द्रविड़ भाषा के साथ अधिक समानता रखता है, अर्थात भाषा विज्ञान के आधार पर बराहुई भाषा और द्रविड़ भाषा में समानता स्थापित करते हुए इनका मानना है कि द्रविड़ लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। लेकिन जब हम द्रविड़स्तान अर्थात दक्षिण भारत और हड़प्पा कालीन स्थलों का मूल्य तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट उजागर होता है कि 3000 ईस्वी पूर्व तक दक्षिण भारत में किसी भी प्रकार की सभ्यता का उदय नहीं हुआ था। यहां तक कि 1000 ईस्वी पूर्व तक दक्षिण भारत नगरीकरण से अछूता था और किसी भी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता और द्रविड़ के बीच संबंध स्थापित किया जाना सही प्रतीत नहीं होता है। चौथा मत, बलूच ईरानी संस्कृति। रोमिला थापर और फेयर सर्विस जैसे बुद्धिजीवियों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण बलूच ईरान संस्कृति के प्रभाव स्वरूप हुआ। वे लोग भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों अर्थात इंडो अफगानिस्तान की सीमा पर किए गए पुरास्थलों की खुदाइयों और उससे प्राप्त पुरावशेष सामग्रियों को आधार मानते हुए यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण में बलूच ईरानी संस्कृति का प्रभाव था। मुंडीगाक, जौब, कवेटा, नाल, सिंध, अमरी, कोट डीजी आदि स्थलों से खुदाई में मिले सामग्रियों के आधार पर ये यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मूलतः बलूचिस्तान में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पहले से थी वो वही ताम्रपाषाणिक संस्कृति अर्थात ग्राम्य संस्कृति धीरे धीरे विकसित हुई और ईरानी संस्कृति से वह प्रभावित होते हुए हड़प्पा में नगरीकरण की शुरुआत की और इस प्रकार वे बलूच ईरानी संस्कृति के विकसित और परिष्कृत रूप को ही हड़प्पा संस्कृति मानते हैं। लेकिन यह भी तर्क जो है किसी तरह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। पांचवा,
तर्क जो है वह है कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माता भारतीय थे। अमलानंद घोष, अग्रवाल आलचीन जैसे बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भारतीय थे, अर्थात स्थानीय संस्कृतियां या क्षेत्रीय संस्कृतियां ही धीरे धीरे विकसित होकर परिष्कृत हुई और एक समय ऐसा आया जब वह नगरीकरण में तब्दील हो गई, अर्थात बड़े बड़े शहरों और नगरों का उदय हुआ। और यही कारण है कि हड़प्पा संस्कृति में भी हम नगरीकरण के सभी विशेषताओं को देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि यह संस्कृति जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों, मूलतः राजस्थान के क्षेत्रों में पहले से प्रचलित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां जो ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन कांसे के प्रयोग या कांसे के औजारों से परिचित होने के बाद धीरे धीरे उत्पादन सरप्लस हुआ, अर्थात अतिरेक उत्पादन होने लगा और वह व्यापार वाणिज्य का रूप धारण किया। व्यापार वाणिज्य से अधिक उन्नति हुई और धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बों, नगरों और आगे चलकर वही बड़े बड़े नगरों में तब्दील हो गए। व्यापार वाणिज्य से अधिक लाभ मिलने लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयात निर्यात से अत्यधिक वे विकसित, पुष्पित और प्लावित हुए और उसी का विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता है। उदाहरण के तौर पर वे लोग बीकानेर जो राजस्थान में स्थित है और वहां के सोथी स्थल पर हुए खुदाई और उससे प्राप्त अवशेष तथा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा और गणेश्वर जैसे स्थलों पर हुए खुदाइयों को प्रमाण के तौर पर रखते हुए यह दिखलाने का प्रयास किया है कि इन स्थलों पर जो भौतिक अवशेषें मिली हैं उनमें और हड़प्पा कालीन स्थलों पर जो सामग्रियां मिले हैं उनमें काफी समानता है। इनका यह भी मानना है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में गणेश्वर संस्कृति, सोथी संस्कृति, कालीबंगा आदि से जो अवशेष मिले हैं उस समय प्रचलित थे और यहाँ तक कि गुजरात के सुरकोटरा में भी ऐसे अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार इनका मानना है कि स्थानीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ही धीरे धीरे विकसित और परिष्कृत होकर नगरीकरण का रूप धारण किया और एक विकसित हड़प्पा सभ्यता के रूप में तब्दील हो गया। उपर्युक्त मतों की समीक्षा जब हम करते हैं तो यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि जब तक हम आगे की खुदाइयों और आगामी होने वाले शोधों के द्वारा पूरी तरह यह वाकिफ न हो जाएं कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता में निर्माता कौन थे, तब तक यह स्पष्ट रूप से कहा जाना ठीक नहीं होगा कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन था। लेकिन यहाँ यह ध्यान दिए जाने वाली बात है और यह तर्क संगत भी प्रतीत होता है कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी, जब कांसे का प्रयोग होने लगा, लोग परिचित हुआ, तो धीरे धीरे
वे उच्च क्षेत्रों से नीच क्षेत्र की ओर पलायन करना शुरू किए और अब मैदानी भागों में भी वे कांसे के औजार से अपना कृषि कार्य करने में सफल हुए थे। अब बड़े बड़े पेड़ों की कटाई भी किया जाना संभव हो चला था और इस परिस्थिति में यदि भारत के विभिन्न नदी घाटियों में लोगों ने एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया तो वह समझ में आने वाली बात है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के संबंध में सर्व प्रमुख और पहली समस्या यह थी यह है कि यह सभ्यता जिस भी स्थल पर मिला है वह पूर्ण विकसित रूप में मिला है, अर्थात नगरीकृत सभ्यता के रूप में ही मिला है। दूसरी बात, जिस समय इस सभ्यता के संबंध में पहली बार खुदाई की गई थी उस समय भारत में उतना अधिक टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का भी विकास नहीं हो पाया था और अब तक कई इसके पहचान समाप्त हो चले हैं। तीसरी बात, उस समय जितने भी मुख्य रूप से पुरातत्वविद या इतिहासकार थे वे सब के सब मूलतः अंग्रेज थे या विदेशी थे और वे साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित होकर ही इतिहास लेखन करते थे। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बतलाने वालों में मुख्य मार्टिमर व्हीलर भी यहाँ साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है और उन्होंने जिस प्रकार से भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था उसी प्रकार से भारत की पहली सभ्यता को भी गुलामी में बांधने का प्रयास किया था और भारतीयों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास किया था। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे।